नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कोई अलग सी चीज नहीं है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है उसके आगे का ही मेथड है। क्या है समझिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा फिर समराइज कर देता हूँ। माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर लीजिए। सुनिए, देखिए ये है हमारा एसएससी, राइट। ये कौन है हमारा एसएससी है। हमने कहा था कि एसएससी को अपनी रिटर्न फाइल करनी है ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, ठीक है। और ये रिटर्न यहां से इसको भेजनी है कहां पे, सीपीसी भेजनी है, राइट। अब सीपीसी भेजने तक हमने सेक्शन पढ़ लिए थे कि आपके पास पेन नंबर होना चाहिए 139A में, आधार नंबर होना चाहिए 139AA में। आप रिटर्न फाइल करने के लिए ड्यू डेट जो है 139(1) में है, ठीक है। और 139(3) में हमने पढ़ा रिटर्न ऑफ लॉस भी भरना जरूरी है। 139(4) के अंदर हमने बिलेटेड रिटर्न भरा। 139(5) के अंदर हमने रिवाइज रिटर्न पढ़ा। 139(9) के अंदर हमने डिफेक्टिव रिटर्न पढ़ा। और 140 के अंदर हमने वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न या साइनिंग ऑफ रिटर्न पढ़ा। इतने सेक्शन हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब सुनिए आप, अब इस बंदे ने, ध्यान से सुनना, इस बंदे ने अपनी इनकम खुद ही कैलकुलेट की होगी क्या, बताइए। जब अपन अपनी रिटर्न भरते हैं तो इनकम खुद ही कैलकुलेट करते हैं या डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है। खुद का मतलब अगर आपका सीए भी कर रहा है तो खुद ही है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट तो नहीं है ना, डिपार्टमेंट कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, बताइए। हाँ सर, खुद ही कर रहे हैं, राइट। तो आपने अपनी इनकम कैलकुलेट की, मैं इसको यहां ले रहा हूं, ठीक है। आपने अपनी इनकम कैलकुलेट की, राइट। इस इनकम पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया, राइट, वो भी खुद ही किया। तो इस टैक्स का पेमेंट जो है वो आपको करना है रिटर्न के साथ। मतलब रिटर्न भरने से पहले पेमेंट कर दीजिए और फिर रिटर्न भर दीजिए, और जब रिटर्न भरेंगे तो उसमें उस पेमेंट की जानकारी दे देंगे, ठीक है। बिफोर रिटर्न ऐसा बोल सकता हूं, टैक्स पेमेंट बिफोर रिटर्न। जैसे आपने अगर अपना सीएमए का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अगर करवाया है, कभी किसी ने करवाया है क्या सीएमए का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, कभी भी फाउंडेशन इंटर फाइनल किसी में भी? माइक ऑफ कर लो बेटा। चलिए, तो आपने जब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो पहले एक चालान भरा होगा, चालान भर के उसको बैंक में जमा करवाया होगा। फिर उस चालान की डिटेल फॉर्म में लिखी होगी कि इतने तारीख को ट्रांजैक्शन आईडी इतनी, इतना अमाउंट हमने इस बैंक की इस ब्रांच में जमा करवाया, राइट। तो सिमिलरली आपको पहले टैक्स जमा कराना होगा। उस टैक्स की डिटेल आपको इनकम टैक्स के फॉर्म में भरनी होगी कि आपने कितनी तारीख को किस ट्रांजैक्शन आईडी के साथ कितने रुपए जमा करवाए, राइट। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ये आपको भरना होगा। अच्छा, हो सकता है आपके ऊपर रिटर्न लेट भरने की पेनल्टी भी लग रही हो। जैसे अपन ने पढ़ा था, कल पढ़ा था कि लास्ट क्लास में, कि अगर अपन ने रिटर्न लेट भरी तो हमें फीस देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए सेक्शन 234A और 234F बताया था मैंने आपको, राइट। अब आपको खुद को पता है कि मैं रिटर्न लेट भर रहा हूं, तो ये चीज आपको अपने मन से भरनी है ना, ये तो खुद को ही कैलकुलेट करनी है ना। हालांकि आजकल
अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वो खुद पकड़ लेगा, ऑनलाइन फॉर्म में तो खुद पकड़ लेगा, फीस तो पकड़ लेगा। इंटरेस्ट आपको ही कैलकुलेट करना है। आपको पता है मैंने 2 महीने डिले किया रिटर्न, तो क्या 2 महीने का इंटरेस्ट आपको ही कैलकुलेट करना है? यस। और वो इंटरेस्ट भी आपको इस टैक्स के साथ पे करना है। इंटरेस्ट हो गया, लेट फीस हो गई, ये सारी चीजें भी आपको इस टैक्स के साथ ही पे कर देनी है, राइट? तो टैक्स भी ध्यान से सुनिए, टैक्स भी आपने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट भी आपने कैलकुलेट किया, फाइन भी आपने कैलकुलेट किया। सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आप उस अमाउंट को खुद ही जमा करा रहे हैं, ठीक है? तो इस अमाउंट का नाम दिया गया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या नाम दिया गया इसको? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेक्शन 140A। बताइए, समझ में आ गई आपको बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आप क्या कहेंगे? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन इनकम, या फिर ऐसे लिख दो, टैक्स कैलकुलेटेड बाय असेसी ऑन इनकम डिटरमाइंड बाय असेसी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बोलिए, बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? एनीवन? नहीं। एक हाईलाइटेड पॉइंट सुनिए। मान लीजिए मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट तो किया, पर पेमेंट किए बिना ही रिटर्न फाइल कर दी। मैंने टैक्स कैलकुलेट तो किया, पर पेमेंट किए बिना ही रिटर्न फाइल कर दी। तो रिटर्न फाइल विदाउट पेइंग टैक्स इज ट्रीटेड एज डिफेक्टिव रिटर्न। कौन सी रिटर्न में आ जाएगी वो? डिफेक्टिव 139(9) में आ जाएगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा है। ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर आपने टैक्स पे किए बिना रिटर्न फाइल करी है तो क्या वो डिफेक्टिव रिटर्न होगी? आप कहेंगे कि यस, वो डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी। बोलिए जी, बात समझ में आ गई? ठीक है। मतलब इस टैक्स में सारी क्या क्या मैंने अभी तक खास बातें बताई, सुन लीजिए। आप सबसे पहले टैक्स इनकम कैलकुलेट करेंगे। इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे आप सब ध्यान रखेंगे, एग्जम्पशन का, डिडक्शन का, सब अपने आप ही लेनी है आपको, ठीक है? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये भी सुनिए, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताता हूँ। बहुत से लोग झूठी एग्जम्पशन डिडक्शन भी क्लेम करते हैं। बहुत से लोग झूठी एग्जम्पशन डिडक्शन भी क्लेम करते हैं। तो आप कहोगे सर झूठी कैसे क्लेम करते हैं? देखिए, हमने एटीसी पढ़ा, हमने कहा एटीसी में एलआईसी होनी चाहिए, पीपीएफ होना चाहिए, एनएससी होना चाहिए, रिपेमेंट ऑफ लोन होना चाहिए, वगैरह वगैरह होना चाहिए। इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जाता है। इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता है, वो पेपरलेस रिटर्न जाती है। समझ रहे हैं? अब पेपरलेस रिटर्न जाती है मतलब आज आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा, तो लोग क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं एटीसी में 1.5 लाख रुपए, यार जी हमने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहाँ किया नहीं बताते, तो 1.5 लाख रुपए डाल देते हैं। समझ रहे हैं? अब वो पकड़े कब जाएंगे? जब या तो उनका केस स्क्रूटनी में आएगा, फिर उनसे पूछा जाएगा कि लाओ भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम किया, उसके प्रूफ लाओ। तो जब तक प्रूफ नहीं मांगा जाता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे डिडक्शन क्लेम करते हैं। अब हालांकि आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, कौन रोकने वाला है? बताइए, सही बोल रहा हूँ? हेमंत जी, होता है क्या ऐसा? आप तो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं काम, तो पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
तो आपको ही खुद ही इनकम कैलकुलेट करनी है, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पे रिबेट लगना है या नहीं लगना है, एएमटी लगना है या नहीं लगना है, मैट लगना है या नहीं लगना है, समझ रहे हैं, सरचार्ज लगना नहीं लगना, सब कुछ आपको ही करना है। अभी डिपार्टमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, फिलहाल कैलकुलेशन आपको ही खुद को करनी है। अब आप करें अपने सीए से करवाएं, वो आपकी मर्जी, समझ गए। तो उस पूरे टैक्स पेमेंट को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फीस वगैरह उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, सपोज मेरा टैक्स था 6,000 रुपए, मेरा इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी जो भी ये था यहाँ पे, ये था 400 रुपए, तो मुझे 6,400 रुपए जमा करने, है ना, मैंने 6,400 रुपए मुझे जमा करने चाहिए थे, पर मैंने सेल्फ असेसमेंट के रूप में सिर्फ 5,000 रुपए जमा किए। मैंने सेल्फ असेसमेंट के रूप में सिर्फ 5,000 रुपए जमा किए। तो ये जो 5,000 रुपए हैं, ये किस चीज में एडजस्ट होंगे बताओ? ये टैक्स में एडजस्ट होंगे, मतलब क्या माना जाएगा, मैंने पहले क्या पेमेंट किया है, टैक्स का या इंटरेस्ट और फीस का? सही है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है। पहला अमाउंट माना जाएगा इंटरेस्ट एंड फीस को लेकर, ठीक है, क्योंकि भैया सीधी बात है ना, आप नहीं, वो ऑलरेडी लेट है इसलिए नहीं, बेसिकली इसलिए कि भैया अगर मैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम कर देता हूँ, है ना, टैक्स अमाउंट कम कर देता हूँ, तो मैं तो फर्दर कोई फीस पेनल्टी लगा ही नहीं सकता ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा सकता, कम पेमेंट लगने के बावजूद मैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता, अदरवाइज तो मैं इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूँ। मैं कहूंगा 5,000 में से 400 रुपए आपके यहाँ चले गए, आपने मुझे टैक्स 4400 का ही दिया है, अभी भी 1,600 का टैक्स बाकी है, तो इस 1,600 पे फिर से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा ना, समझ गए। जैसे आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, है ना, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रिंसिपल भी पे करना है, तो आप जब उसको पे करेंगे तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा कि ये तो मेरा इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल अभी बाकी, समझ गए। बता दीजिए भैया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में कोई डाउट किसी को? ये पूरा एक सेक्शन हमारा हुआ है, ठीक है। ठीक, अब आइए वापस यहाँ पे इस पॉइंट पे, हमने कहा कि सर हमने रिटर्न भरी, टैक्स भरा और उसको फाइल करके उसका जो एक्नॉलेजमेंट बना था वो सीपीसी भेज दिया, और सीपीसी भेजने के लिए हमने उसको साइन करवा दिया था ऑलरेडी सेक्शन 140 में। ये सीपीसी कितने दिन में पहुंचना चाहिए, इसकी भी टाइम लिमिट है, तो वो भी लिख लीजिए, 120 डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये सीपीसी कितने दिन में पहुंचाना चाहिए, 120 डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन हमने रिटर्न भरी है उससे 120 दिन के अंदर अंदर ये आपका सीपीसी पहुंचाना चाहिए। वो चाहे आप ई वेरीफाई करके पहुंचाइए, वो चाहे आप इस पोस्ट से भेजिए, और वो अगर डीएससी वाली रिक्वायरमेंट है तो डीएससी से भेजिए। 120 दिन के अंदर आपका ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुंच जाना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा, मान लो नहीं पहुंचा तो क्या होगा, तो आपकी रिटर्न क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। इनवैलिड होने का मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं है, ओके। हालांकि इसमें एक कंडोनेशन का ऑप्शन होता है, कंडोनेशन का मतलब जो हमारी डिले हो गई, मान लीजिए आपने 120 दिन की जगह 130 दिन पे भेजा, तो आप माफी मांग सकते हैं, और वो चाहेंगे तो आपको माफ कर देंगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, ओके। क्लियर है ये पॉइंट सबके माइंड में? चलूं आगे? किसी के भी डाउट है तो बोल देना, देखो हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स के अंदर, ठीक है।
ओके, अब वापस आ जाएगी सीपीसी। तो ये रहा हमारा सीपीसी। अगर हमारा फॉर्म इनकम्प्लीट था तो सीपीसी ने हमें बोल दिया था किस फॉर्म में, डिफेक्टिव के फॉर्म में, कि भैया तुम्हारा फॉर्म डिफेक्टिव है, दोबारा भर के लाओ या कमी को दूर करो। तो डिफेक्टिव रिटर्न हमें बता दी थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मेरा फॉर्म डिफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है, तो सीपीसी क्या करेगा? तो सीपीसी क्या करेगा? तो सीपीसी क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा फॉर्म। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर हमारी रिटर्न को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करेंगे मतलब इनमें कमांड डाले हुए हैं ऑलरेडी, ये उस कमांड के अकॉर्डिंग हमारी रिटर्न को चेक करेंगे। बेसिकली इसमें ये वो दो चीजें चेक करते हैं, एक अर्थमेटिकल एरर, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, परसेंटेज गलत निकाला हुआ है, वो चीजें पकड़ लेंगे। दूसरा इनकरेक्ट क्लेम, आपने कोई क्लेम गलत कर रखा है वो हटा देंगे। जैसे आपने टीडीएस क्लेम करने की कोशिश, टीडीएस क्लेम किया जबकि आपका टीडीएस शो ही नहीं हो रहा ऑनलाइन, ठीक है भाई, जिसने टीडीएस काटा होगा उसने टीडीएस रिटर्न भरी होगी, रिटर्न भरी होगी तो उससे वो आपका 26AS एक फॉर्म होता है वहां पे दिखना चाहिए, पर वहां नहीं आ रहा है, तो वैसी चीजें वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो अर्थमेटिकल एरर मतलब कैलकुलेशन, और इनकरेक्ट क्लेम मतलब अगर आपने कोई ऐसी चीज क्लेम की है जिसका उनको डाउट है या प्रॉब्लम है, तो उन चीजों को वो चेक करें। एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ कि रिटर्न का सिस्टम चलता कैसे। एक फॉर्म होता है 26AS, किस किस को पता है? 26AS फॉर्म के बारे में पता है किसी को? और एक फॉर्म 16 होता है, उसके बारे में पता है? फॉर्म 16, उसके बारे में पता है? तो बेसिकली यहां से आपकी बहुत सारी चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैच करता है। कैसे करता है? यस, देखिए फॉर्म 16 होता है जब हम सैलरी में हमारा टीडीएस कटता है, तो वहां पे हम एक फॉर्म भर के देते हैं, उसमें डिटेल होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा टीडीएस कटा होता है। मतलब एम्प्लॉयर ने हमारी इनकम कैलकुलेट की होगी, एम्प्लॉयर ने, हमने पढ़ा था ना एवरेज रेट से टीडीएस काटते हैं, तो एम्प्लॉयर ने हमारी जिस तरीके से इनकम कैलकुलेट की है, जो हमने उनको डिक्लेरेशन दी है, वो इसमें होती है। अब यहाँ हमने लिखी बेसिक सैलरी मान लीजिए 6 लाख, और जब हम रिटर्न भर रहे हैं तो हम कह रहे हैं बेसिक सैलरी 5 लाख की, तो कर लेगा कि भैया ऐसे कैसे, फॉर्म में तो तुम बोल रहे थे सैलरी 6 लाख है, या तुम बोल रहे सैलरी 5 लाख है, वो वहां से पकड़ लेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये फॉर्म नंबर 16 तो हमारा सैलरी के रिगार्डिंग। 26AS क्या होता है? देखिए पूरे साल में मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने प्रोफेशनल फील्ड सर्विस प्रोवाइड की, तो मेरा टीडीएस कटा होगा क्या? बताइए, मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या मेरा टीडीएस कट सकता है? और अगर हाँ तो कौन से सेक्शन में? यस, वेरी गुड, हेमंत का जवाब बिल्कुल ठीक है। और कोई? बोलो भाई, प्रोफेशनल फीस का टीडीएस किस सेक्शन में है? ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए 194J, राइट, ठीक है। अच्छा, मैं किसी के लिए कमीशन का काम भी कर सकता हूँ क्या? जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्लैट बिकवाया, तो बिल्डर ने मुझे कमीशन दिया, क्या ऐसा भी हो सकता है? यस, कौन से सेक्शन में काटेगा टीडीएस? 194C में? अरे नहीं, 194H में काटेगा, सी तो कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, तो उसका टेनेंट क्या मेरा किराया काटेगा? एक बंदे ने ऑफिस कर रखा है, मेरे पास एक बिल्डिंग है उसमें उसने ऑफिस कर रखा है, वो मुझे 60,000 रुपए महीने का किराया देता है, क्या वो मेरा टीडीएस काटेगा? यस, 194I के अंदर। तो सोचो, इतने लोगों ने मेरा टीडीएस काटा,
सबसे तो मैं टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं लेने जाऊंगा कि ठीक है ले लेंगे कोई बात नहीं। तो आप समझिए ये जो 26 ईयर्स फॉर्म है ना, ये एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है। जिस जिसने मेरा टीडीएस काटा, जितना जितना काटा, जिस जिस इनकम के रिगार्डिंग काटा, वो सारी जानकारी इसमें आ जाएगी कि आपका 194H में टीडीएस कटा है, आपको 60,000 का कमीशन मिला था, उसमें 3,000 का टीडीएस कटा है, ठीक है, या 0.375% होगी, ठीक है, 194J में आपका टीडीएस कटा है, ये सारी बातें इसमें पूछ ली जाएगी मेरे से, इसमें आ जाएगी डिटेल। अब सपोज यहाँ पे लिखा है कि मुझे 60,000 का कमीशन मिला और उस पर इतना टीडीएस कटा, और मैं जब अपने अदर सोर्स की इनकम लिख रहा हूँ उसमें मैं लिख रहा हूँ 50,000 का कमीशन, तो क्या वो पकड़ लेगा? बताइए क्या सिस्टम पकड़ लेगा? डेफिनेटली पकड़ लेगा। तो इन चीजों से फॉर्म 16, 26A, AS, इन चीजों से ये इनकरेक्ट क्लेम वगैरह आपके पकड़ लेता है। समझ गए बात को? ठीक है। अब अगर ये इस क्लेम इन चीजों को पकड़ लेगा तो भी, और नहीं मिली तो भी, कोई कमी मिली तो भी और नहीं मिली तो भी, ये आपको एक मेल भेजेगा। पहले फिजिकली आता था लेटर, आजकल फिजिकली इन्होंने छोड़ दिया है, मेल करने लगते हैं। एक लेटर आएगा आपके पास, ठीक, उस लेटर में 2 कॉलम बनाएंगे, ध्यान से सुनना, उस लेटर में 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला लिखेगा एज पर रिटर्न, आपने क्या भरा, और एज पर प्रोसेसिंग, हमारे हिसाब से क्या है, ठीक है। सैलरी आपने भरी 6 लाख, हमारे हिसाब से भी 6 लाख है। डीए आपने भरा 2 लाख, हमारे हिसाब से भी 2 लाख है, ऐसे इस तरीके से। कमीशन आपने भरा 50,000, हमारे हिसाब से 60,000 है, तो फर्क आ गया। इस हिसाब से टोटल इनकम पे फर्क आएगा, इस हिसाब से टैक्स पे फर्क आएगा, ठीक है, और वो बता देगा इतना पैसा आपको और पे करना है। और इस पूरी मेल को, इस पूरे लेटर को क्या बोलते हैं? इंटीमेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंटीमेशन। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। बताइए क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है क्या ये बात? पहले ये बाय पोस्ट आता था, पर अभी बाय पोस्ट नहीं भेजते हैं इसको, हाँ मेल पे आ जाता है। ओके, अभी थोड़े टाइम में इसमें और भी चेंजेस किए गए हैं, अभी थोड़े टाइम में और भी चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या, अभी जो मैंने बताया ना ऐसे डबल कॉलम सीट आती थी, अभी इन्होंने क्या कर दिया, एक और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कि अगर आपके और इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है, आपकी रिटर्न में और उनके डेटाबेस में जो उन्होंने चेक किया उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर वो इतना लंबा फॉर्म नहीं बनाते आजकल, वो एक छोटा सा फॉर्म बना के उस पर लिख देते हैं नो टैक्स ड्यू, नो रिफंड, इस तरीके से लिख के वो भेज देते हैं। मतलब ये पूरा 2 कॉलम नहीं बना के ऐसा भी कर देते हैं वो, अगर डिफरेंस नहीं है, भाई डिफरेंस है तब तो बताना पड़ेगा कि डिफरेंस कहाँ पे है, तब तो वो पूरा लिख के बनाएंगे, और डिफरेंस नहीं है तो आजकल छोटा सा फॉर्म भेज देते हैं, ठीक है, जिसमें लिख देते हैं कि हाँ हमने चेक कर लिया, नो रिफंड नो ड्यू, चलो खत्म। ओके, ठीक है, पर उससे आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मतलब ये जानना है कि प्रोसेसिंग करने के बाद सीपीसी हमें एक इंटीमेशन, एक लेटर भेजता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीमेशन। अच्छा, ये इंटीमेशन कब तक आ जाना चाहिए बताइए? इसकी कोई टाइम भी तो होगी ना, कब तक आ जाएगा हमारे पास, बताए किसी को? ये आता है 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, ये टाइम लाइन सारी याद कर लेना, जहां जहां पे टाइम, विद इन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विच रिटर्न फाइल, जिस दिन आपने रिटर्न भरी, जिस साल रिटर्न भरी, उस साल के खत्म होने से 1 साल के अंदर अंदर आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा। हालांकि बहुत जल्दी आ जाता है, इतना टाइम लगता नहीं है, ये तो इन्होंने प्रोविजनली दे रखा है, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत फास्ट आ जाता है। लास्ट ईयर इन्होंने ऐसा सिस्टम सेट किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि 2 दिन के अंदर भी आपकी रिटर्न का, आपका इंटीमेशन आपके पास आ रहा था।
बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? मैंने 30 जुलाई 2021 में रिटर्न फाइल करी है, तो इंटीमेशन की डेट 23 तक आ सकता है, 23 तक, क्योंकि 31 जुलाई 2021 को करी तो ईयर खत्म होगा 31 मार्च 22 पे, और 31 मार्च 23 तक इंटीमेशन आ सकता है, उसके बाद नहीं आता। एक सवाल यहाँ पे और बनता है कि ये इंटीमेशन भेजने का मतलब क्या है? तो ये इंटीमेशन भेजने का मतलब क्या है? इस इंटीमेशन का मतलब क्या ये है कि डिपार्टमेंट ने हमारी इनकम कैलकुलेट कर दी, बोलो हाँ या ना? क्या इसे मैं असेसमेंट बोल सकता हूँ? क्या मैं इसे असेसमेंट बोल सकता हूँ? क्या मैं इस पूरी प्रोसेस को असेसमेंट बोल सकता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट ने हमारा असेसमेंट किया है? सबका आंसर है यस, बट राइट आंसर इज नो। इट्स नॉट ए असेसमेंट ऑर्डर। इसको असेसमेंट ऑडिट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इट जस्ट ए चेकिंग ऑफ फैक्ट एंड फिगर फाइल बाय एसएस, बस, इसके अलावा कोई इसका रिलेवेंस नहीं है। इसको आप ये नहीं मान सकते कि डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर दिया है, इसे असेसमेंट नहीं माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे जो प्रोसीडिंग होगी ना उसमें इसमें इसको कहीं पे भी असेसमेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि असेसमेंट में तो सवाल जवाब होंगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे कि भैया लाओ डॉक्यूमेंट। क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट मांगा है आपसे? बताइए, क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट मांगा है आपसे कि भैया लाओ आपके बुक्स दिखाओ, आपका LIC का स्लिप दिखाओ? ऐसा कुछ मांगा है कोई भी? नहीं। क्या आपकी इनकम से कोई छेड़छाड़ की है? नहीं। टोटल मिस्टेक ठीक करना असेसमेंट थोड़ी होता है, बताइए। टोटल मिस्टेक वगैरह ठीक करना कोई असेसमेंट थोड़ी ना है। इट्स नॉट असेसमेंट, ये बात आप ध्यान रखिए, राइट? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है पॉइंट 143 1 क्लियर है? अच्छा, अब सुनिए आगे। अगर यहाँ पे CPC को लगता है कि आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा अनयूजुअल है, अनयूजुअल का मतलब इसमें कुछ क्राइटेरिया डाले जाते हैं, इसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया डाले जाते हैं कि भैया जिन लोगों को, जैसे आपने एक चीज देखी होगी, एयरपोर्ट पे जब चेकिंग चल रही होती है तो बाकी लोगों को तो नॉर्मल चेक करते हैं, कुछ लोगों को वो साइड में ले जाते हैं कि भैया आप चलो, हमारे आपका सामान वामान सब चेक करना है। देखा है ऐसा? जिन लोगों पे डाउट होता है उनको साइड में ले जाते हैं कि चलो आप इन्वेस्टिगेशन रूम में चलो, आप हमको आपकी चेकिंग करनी है, राइट? तो वैसे ही इसमें भी कुछ क्राइटेरिया डाले जाते हैं कि भाई किसी की एग्जम्प्टेड इनकम ज्यादा है, किसी का रिफंड बहुत ज्यादा है, तो उन केसेस के अंदर उनको 143(1) इश्यू ना करके 143(2) इश्यू किया जाता है। और 143(2) क्या है ये समझिए। 143(2) है स्क्रूटनी नोटिस। क्या है स्क्रूटनी नोटिस? मतलब ये कि इनको बोला जाता है कि हमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल जांच करनी है, इसलिए आप इतनी तारीख को इतने बजे इस जगह पे
और ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाए। ठीक है, अब इतनी तारीख को इतनी बजे इतनी इस जगह पे और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए, डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये इस नोटिस में प्रोवाइड करती है, राइट। अब ये जो नोटिस है ये दो जगह से इश्यू होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये नोटिस दो जगह से इश्यू होता है। एक तो सीपीसी से इश्यू हो सकता है, सीपीसी का जो कंप्यूटर है उसके क्राइटेरिया में अगर आप आओगे तो वो सीधे आपको नोटिस भेज देगा। ठीक है, बुलाया आपको हमेशा आपके रेस्पेक्टिव एरिया में जाएगा, आपका जो एरिया का ऑफिसर है उसमें जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हेमंत जी सही कर रहे हो आप, अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी आऊंगा, पहले कंसेप्ट समझा दें फिर उस पे आते हैं। yes. ठीक है, बुलाया आपको हमेशा आपके एरिया में ही जाता था। फॉर एग्जांपल भाई सीपीसी तो बेंगलोर है, मैं जयपुर बैठा हूँ, तो मेरे पास अगर ये नोटिस आएगा तो मुझे जयपुर में कहीं ना कहीं बुलाया जाएगा। जयपुर में 8 ऑफिस है इनकम टैक्स के, 8 रेंज है जयपुर में इनकम टैक्स की। ठीक है, तो मुझे वहां बुलाया जाएगा जिस भी एरिया में मैं कवर होता हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक नोटिस तो आता था कहाँ से, सीपीसी से। दूसरा, मेरे एरिया का जो इनकम टैक्स ऑफिसर है जिसको हम कहते हैं असेसिंग ऑफिसर, एओ, वो अगर चाहे तो वो भी मुझे नोटिस भेज सकते हैं कि भैया आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, हमें आपकी डिटेल जांच करनी है। समझ पा रहे हैं, तो अपने एरिया के ऑफिसर को पता होता है ना कौन कौन पैसे वाला है, किस किस की चेकिंग करनी है, तो वो भी हमें नोटिस भेज सकते हैं। तो एक नोटिस आ सकता है हमारे पास सीपीसी से और दूसरा नोटिस आ सकता है हमारा यहाँ से। बात एक ही है, सेक्शन एक ही है, बस आने के सोर्सेज दो अलग अलग है। ठीक है, अब इस सोर्स के अंदर हमें हमारी जो भी हमसे डॉक्यूमेंट मांगे गए वो लेके हमें पहुंचना होता था यहाँ पे, होता था मतलब। अब ये काम क्या कर दिया गया है, ई असेसमेंट, इसको क्या कर दिया गया है, ई असेसमेंट कर दिया गया है। ई असेसमेंट का मतलब क्या हो, ई असेसमेंट का मतलब हो गया कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जाते थे तो करप्शन होता था। आप वहां जाओगे, वो आपसे 10 सवाल पूछेंगे, 10 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, फिर अगली तारीख दे देंगे कि ठीक है इतनी तारीख को वापस आना और ये डॉक्यूमेंट लेना। फिर तारीख दे देंगे, 2 4 5 तारीख देते रहेंगे, लास्ट में आप समझ जाओगे कि भैया ये तो कुछ लेके ही मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, फिर आप उसको रिश्वत दोगे, फिर जाके वो आपका काम फाइनल करेगा। तो उस चीज को खत्म करने के लिए क्या कंसेप्ट लाया गया, ई असेसमेंट का कंसेप्ट लाया गया कि भैया आपको ऑनलाइन जवाब सबमिट करना है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो ऑनलाइन स्कैन करके अथराइज करके वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सब ऑनलाइन सबमिट करने हैं। और आपको ये नहीं पता होगा कि सामने वाला असेसिंग ऑफिसर कहाँ से बात कर रहा है, आपके साथ जो डील कर रहा है वो कहाँ का पर्सन है, आपको ये नहीं पता होगा। हो सकता है साउथ में बैठा हो, नॉर्थ में बैठा हो, ईस्ट में बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो सकता है। समझ गए, तो आप 1 to 1 कांटेक्ट में नहीं है उसके, तो इसलिए करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बोल की बात समझ में आ गई, इसे कहा गया है स्क्रूटनी नोटिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, कोई डाउट है तो पूछो पहले तो, अब इसके बारे में और बातें करते हैं। ये नोटिस हमारे पास कब तक आ सकता है, कोई तो टाइम होगा, ऐसा थोड़ी है कि 10 साल पुराना नोटिस मुझे आज भेज देंगे कि लाओ भैया अपने अकाउंट से लेके आओ, ऐसा हो सकता है कुछ कि 10 साल पुराना नोटिस भेज दें, नहीं। तो इसके लिए टाइम लिमिट है, नोटिस भेजने की टाइम लिमिट है, और नोटिस भेजने की कितनी टाइम लिमिट है वो देखिए, 6 months from end of financial year in which return is filed. 6 months from end of financial year in which return is filed. जिस साल हमने रिटर्न भरी उस साल के खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर। और ध्यान रहे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नोटिस आपको सर्व हो जाना चाहिए। लॉ में पढ़ा है क्या आपने,
इश्यू ऑफ नोटिस और सर्विस ऑफ नोटिस, ऐसा पढ़ा है क्या? बताइए, लॉ में ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? इश्यू ऑफ नोटिस और सर्विस ऑफ नोटिस। क्या मतलब होता है इश्यू ऑफ नोटिस और सर्विस ऑफ नोटिस में, क्या फर्क है? बोलो भाई, कोई भी बता सकता है पूरा प्रॉपर मीनिंग इश्यू ऑफ नोटिस और सर्विस ऑफ नोटिस में क्या फर्क है? अगर आप देखो, अगर आप सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और उनका जब रेफरेंस आता है और आप वो चीजें नहीं बता पाते हो, तो बहुत टेंशन वाला काम है। ये आप मान के चलिए, बहुत टेंशन वाला काम है। अगर आपको आता है फिर भी आप नहीं बताते तो भी गलत है, और आपको नहीं आता है तो बहुत ही गलत है। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इशू का मतलब जब डिपार्टमेंट हमें इशू करता है ना, डिपार्टमेंट जब डिस्पैच करता है उसको बोलते हैं, और जिससे सर्व का मतलब होता है जब नोटिस हमें मिल गया हो। यस, तो यहाँ पे 6 महीने में नोटिस आपको मिल जाना चाहिए, तो ही आपका स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। मान लीजिए उन्होंने भेज दिया पर आपके पास पहुंचा 6 महीने की टाइम लिमिट के बाद, तो क्या वो नोटिस आपको फॉलो करना है? नहीं, आपको वो नोटिस फॉलो नहीं करना है। बोलिए, क्लियर है? सर फिर फॉलो नहीं करते तो कुछ एक्शन नहीं होता? नहीं, जो चीज टाइम बार्ड है, जो चीज टाइम बार्ड है उसको हमें फॉलो क्यों करना है भाई? 6 महीने आप जोड़िए एक बार, है ना, इस साल के 6 महीने जोड़ता हूँ। मैंने इस साल की रिटर्न भर दी आज, आज का डेट है 5 जुलाई। मैंने 5 जुलाई को रिटर्न भर दी मेरी। मेरे पास ये नोटिस कब तक आ जाना चाहिए अगर आना है तो? ये क्या 30 सितंबर 2022 तक आ सकते हैं मेरे पास ये नोटिस? हाँ जी। अब मेरे पास 30 सितंबर 2022 को ये नोटिस आना था, पर मेरे पास आया है ये मान लीजिए 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2022 को आया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? टाइम बार्ड नोटिस। क्या हो गया? टाइम बार्ड। अब कोई चीज टाइम बार्ड होगी तो वो तो हमारे काम की नहीं है, हम उसके लिए लायबल है ही नहीं। तो आप इसको मत जाइए, जिस तारीख को बुलाया उस दिन मत जाइए। अगर आपके पास फर्दर नोटिस आता तो आप जवाब दे दीजिए कि भैया मुझे तो नोटिस ही लेट मिला है, इसलिए मैं लायबल नहीं हूं आने के लिए। समझ गए? बोलिए जी, स्क्रूटनी नोटिस समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन की डेट लेंगे। हाँ, उस दिन की डेट मानी जाएगी बिल्कुल। हाँ, ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑफलाइन भी आ सकता है, बिल्कुल।
अब तो ऑनलाइन आ सकता है बिल्कुल। ओके, चलिए देखो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे। हालांकि ई असेसमेंट प्रोसेस आ गया है, हालांकि ई असेसमेंट प्रोसेस आ गया है, सारी कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है, होनी है, पर हमें जो पढ़ना है ना, हमें वो ऐसे ही पढ़ना है कि ऑफलाइन हो रहा है, हमें वो ऐसे ही पढ़ना है कि ऑफलाइन हो रहा है। क्यों? समझिए इसका लॉजिक क्या है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप स्क्रूटनी असेसमेंट ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, आपसे ये पूछा जाएगा स्क्रूटनी असेसमेंट होता क्या है। तो मुझे बताइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन की वजह से क्या मीनिंग बदल जाएगा? प्रोसेस ऑनलाइन हो रही है या ऑफलाइन, क्या उसकी वजह से बात का मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा? नहीं, समझ गए? तो इसलिए आपको जो डेफिनेशंस याद करनी है या जो प्रोसेस समझना है, वो उस पर फोकस करना है। वो ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है वो डजंट मैटर, वो एक अलग मैटर है। समझ पा रहे हैं? तो उसको आप एक अलग से पढ़ लेंगे अपन कि ई असेसमेंट क्या होता है। उसको हम क्या करेंगे, अलग से एक सेक्शन है हमारे पास, वो पढ़ लेंगे कि ई असेसमेंट क्या होता है। समझ गए? तो अभी आप ये मान के चलिए, आप ऐसा अज्यूम करके चलिए, एक इमेजिनेशन बना के चलिए कि हमारे पास नोटिस आ गया और हम डिपार्टमेंट जा रहे हैं। उसमें क्या लिखा है नोटिस में? कितनी तारीख को, कितनी बजे, किस जगह पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको आना है। राइट? चलिए, अब आइए सर सेक्शन 143। सेक्शन 143 स्क्रूटनी असेसमेंट, इसको रेगुलर असेसमेंट भी बोलते हैं। ये नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। इसको रेगुलर असेसमेंट भी बोल सकते हैं। स्क्रूटनी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट, और इसका ऑर्डर जो पास होता है वो पास होता है इस सेक्शन के अंदर 143(3) के अंदर। तो 143(2) में तो आपके पास नोटिस आया। अब आप देखिए प्रोसेस कैसे चलेगी, थोड़ा सा समझना, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये कौन है? असेस। सामने कौन है? एओ। अच्छा, एओ कौन होता है ये कोई बता सकता है? किसी को पता है एओ कौन है? एओ कौन होता है, पता है किसी को? असेसिंग ऑफिसर तो फुल फॉर्म है। नालायक को, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं। एओ कोई पोस्ट होती है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एओ कोई पोस्ट होती है क्या, ये पूछ रहा हूँ। बोलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एओ नाम का कोई आदमी होता है क्या? एओ नाम की कोई पोस्ट होती है क्या? या एओ का, एओ बनने का कोई एग्जाम लगता है क्या? जब अपन पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात तो पता होनी चाहिए ना सबसे पहले तो, कि एओ कौन है, क्या है एओ। पोस्ट होती है क्या? सिफाली करें, यस सर पोस्ट होती है। नेवी भी कह रहे हैं पोस्ट होती है। और कोई? बोलो भाई। सर डीसी, एसी और सुपरिटेंडेंट हो सकता है। ओके, देखिए इनकम टैक्स में बहुत सारे पद होते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको, सबसे नीचे एमटीएस होता है, अथोराइज पर्सन होता है। ओके, सुनिए, सबसे नीचे होता है इनकम टैक्स में एमटीएस, मल्टी टास्किंग स्टाफ, और इन शॉर्ट बोला जाए तो चपरासी। ओके, एमटीएस। उसके बाद होता है टीए। टीए का मतलब होता है टैक्स असिस्टेंट, मतलब जो कलर टाइप के लोग होते हैं वो होते हैं टीए।
जिनका काम नोटिस दे के आना, किसी को समन दे के आना वगैरह वगैरह काम। फिर होता है सीनियर टीए, जिसको बोलते हैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट। सीनियर टीए के ऊपर होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर होता है आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। आईटीओ के ऊपर फिर बाद में कमिश्नर रैंक चालू हो जाती है, एसी, डीसी, जेसी ना, ये सारी हो जाती है। फिर आता है सीआईटी, कमिश्नर। कमिश्नर के ऊपर सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर। फिर प्रिंसिपल सीसीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर। इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। अब सवाल है एओ कोई पोस्ट है? पहला आंसर नो, एओ नाम की कोई पोस्ट नहीं है। एओ नाम की कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। आपका जब एग्जाम होता है तो एक इनविजिलेटर होता है, पता है होता है क्या? क्या इनविजिलेटर की कोई पोस्ट होती है, या फिर वो इंसान जो आपकी जिसकी ड्यूटी आपके एग्जाम में लगी है वो इनविजिलेटर बन जाता है? बताइए। स्कूल में कोई इनविजिलेटर नाम का आदमी होता है क्या, या पोस्ट होती है क्या ऑर्डिनरी डेज में? नहीं, सिर्फ ड्यूटी होती है कि जिस आदमी को ड्यूटी लगा दी वो हो गया इनविजिलेटर। तो वैसे ही एओ नाम की कोई पोस्ट नहीं है। अगर इनमें से किसी को भी इनकम असेस करने के लिए लगा गया है, समझ गए, जो आपकी इनकम असेस कर रहा है, हु इज असेसिंग योर इनकम, जो भी आपकी इनकम असेस कर रहा है वो आपके लिए क्या है? असेसिंग ऑफिसर। आपकी इनकम आईटीओ निकाल, आप कहोगे भैया मेरा एओ है। एसी निकाल, आप कहोगे ये मेरा एओ है। डीसी निकाल रहे हैं, आप कहोगे ये मेरा एओ है। समझ रहे हो? तो असेसिंग ऑफिसर मतलब जो इनकम असेस कर रहा है, दैट्स इट। समझ गए? तो एओ इज नॉट ए पोस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो मैं एक काम करते हैं, आज इतना ही करो, कल इसको और डिटेल में सारी बातें करेंगे। मैं बहुत आराम से चल रहा हूं एक एक सेक्शन को लेके, आप उसको उतने ही आराम से समझ लें, बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।